नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार नीतीश कुमार को लेकर के लगातार असमंजस क्यों बना हुआ है। तरह तरह की बातें बाहर निकल रही हैं और खबर यह भी फैल रही है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से हर 6 महीने बाद जिस घटक दल के साथ भी होते हैं उनका मन और मिजाज बदलने लगता है, तो क्या एनडीए में भी उनका मन और मिजाज बदलने लगा है? दरअसल इसकी बड़ी वजह यह है कि वो दिल्ली पहुंचे और दिल्ली आनन फानन में पहुंचे, अचानक पहुंचे। कहा यह गया कि रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए आए हैं। नीतीश कुमार अक्सर आते भी रहते हैं, लेकिन याद करिए पिछली बार का भी रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए आए थे। कहा यह गया था कि वो राहुल गांधी से मिलेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलेंगे, किसी से नहीं मिले और उसके ठीक कुछ महीने बाद ही वो महागठबंधन छोड़ करके एनडीए में आ गए। अब एनडीए के घटक दल के तौर पर वो दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली पहुंचते हैं तो उनके कोई निकट के सिपा सलार, मतलब जो दिल्ली की राजनीति करते हैं, ना ललन सिंह थे ना संजय झा थे। अगर हम ऑफिसर की भी बात करें तो जो ऑफिसर अक्सर उनके साथ रहते हैं वो भी नहीं थे। तो आखिरकार अचानक क्यों पहुंचे? और मुझे यह जानकारी है कि एक दिन पहले उनका प्लान बना कि दिल्ली चलना है। सवाल यह उठता है कि दिल्ली आने के बाद भी जो उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से तय थी वो टल क्यों गई? इन तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उसमें रवि उपाध्याय जी हैं, प्रदीप झा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप दोनों का बहुत स्वागत है। रामबंधु वत्स जी हैं और डॉक्टर संजय कुमार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप दोनों का बहुत स्वागत है। और आप चारों मेहमानों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि ये नए साल का पहला बुलेटिन है मेरा बिहार की बात, तो निश्चित तौर पर आप सभी मेहमानों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। रवि जी, कहने के लिए लोग कुछ भी कहें कि कोई खास बात नहीं है, ऐसे ही बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, लेकिन बात का बतंगड़ क्यों नहीं बनाया जाए? आप याद करिए, इंडस्ट्रियल मीट में जाना था, नहीं गए, अगले दिन यात्रा पर निकल गए, ठीक है, और यात्रा पर निकल गए तो एक दिन बाद यात्रा पर निकलते हैं, बिल्कुल फिट हो जाते हैं। फिर आप देखिए कि दिल्ली आते हैं, मनमोहन सिंह के परिवार से मिलते हैं। मेरे पास पुख्ता जानकारी है कि 2008 से आप कह लीजिए या 2004 से मनमोहन सिंह जब से प्रधानमंत्री हैं, नीतीश कुमार रहे, नीतीश कुमार की कभी मनमोहन सिंह से ऐसी कोई नज़दीकी नहीं रही। लेकिन यात्रा उस नाम पे कैंसिल भी होता है और फिर दिल्ली आते हैं, उनके परिवार से मिलते भी हैं और बिना किसी बीजेपी के नेता से मिले हुए वापस लौट जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं और उनकी पार्टी के 2 बड़े नेता साथ नहीं होते, करीबी अफसर साथ नहीं होते जो अक्सर हर जगह दिखते हैं। आखिरकार ये चल क्या रहा है? ये बातें कुछ और इशारा तो कर ही रही हैं। याद करिए, मैंने अपने इंट्रो में कहा था कि इससे पिछली बार भी जब रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए आए थे, खबर ये थी राहुल गांधी से मिलेंगे, नहीं मिले, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले, नहीं मिले, और उसके बाद क्या हुआ ये आप सबको पता है। तो आखिरकार इसका मतलब क्या निकाला जाए कि नीतीश कुमार कुछ और सोच रहे हैं, या बात उस दिन से बिगड़ गई है जिस दिन से यह कह दिया गया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा सीएम कौन होगा, या अभी भी सीएम का चेहरा कौन है इस पे बिल्कुल साफ बात नहीं है। नेतृत्व तो तय है, लेकिन सीएम यही बनेंगे ये भी तय नहीं है। क्या इन सब को लेकर के कहीं ना कहीं कुछ खटास है और नीतीश कुमार इसलिए बिफरे हुए हैं? क्या है? पंकज जी, एक बात जो है वो नीतीश कुमार दिल्ली गए, दिवंगत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के घर पर जाना था, वह तो आमतौर पर यह होता भी है, कटसी कॉल भी है, जाना भी चाहिए। और उसी लिहाज से नीतीश कुमार जब उनके आवास पर गए, उनके परिजनों से मिले, मनमोहन सिंह के परिजनों से, तो आप देखिएगा कि वहां पर कोई फोटोग्राफर नहीं था। उनके जब आम तौर पर दिल्ली हो या पटना, सीएम जब भी जाते हैं या ऐसे भी आप देखिएगा कि आईपीआरडी का
वहां पर दिल्ली में भी फोटोग्राफर है और वहां पर फोटोग्राफर का को नहीं ले जाना, अपने जाना। तो एक तो यह मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम फिट एंड फाइन हैं। जो हमारे बारे में जो तरह तरह की चर्चाएं हैं कि अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, तो वह सब भी एक मैसेज है। लेकिन वहां पर जो बात, आप हमसे बेहतर वहां पर हैं, आप ज्यादा समझ सकते हैं कि वहां जिस समय वह गए थे मनमोहन सिंह के परिजनों से मिलने के लिए, वहां पर एक कांग्रेस के कद्दावर नेता थे या थी, यह देखिए, हम थे या थी दोनों हम बात कर रहे हैं, और थे और थी के बाद ही आप देखिए। रवि जी, थे और थी में बहुत अंतर है, ये भी साफ कर दीजिए कि थे या थी। नहीं, वही हम कह रहे हैं। तो वो उसके बाद आप देखिए नीतीश कुमार पटना आते हैं लौट करके, और वहां पर मल्लिका अर्जुन खड़गे का पोस्ट, प्रियंका गांधी वाड्रा का पोस्ट, ये पूरी तरह से जो 17वीं बीपीएससी परीक्षार्थियों को लेकर के, अभ्यर्थियों को लेकर के जो बवेला मचा हुआ है, वह जो है सो उनके दोनों का पोस्ट आप निकाल लीजिए। दोनों के पोस्ट से आप उसका लब्बो लबाब, उसका निचोड़ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर ही ठीकरा फोड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में पेपर लीक हो रहा है, बर्बरता से लाठीचार्ज किया गया, तमाम तरह की बात प्रियंका गांधी वाड्रा और जो है सो मल्लिका अर्जुन खड़गे के पोस्ट से एकदम क्लियर है। और नीतीश कुमार को कहीं पर भी छुआ तक नहीं किया, दोनों पोस्ट को आप खंगाल लीजिए। तो यह कहीं ना कहीं कुछ संकेत दे रहा है। और हम जहां तक देख और समझ पा रहे हैं, कांग्रेस का यह ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है। और कई देखिए, तेजस्वी यादव कांग्रेस के ये जो जेडीयू का ऑपरेशन कर रहे थे नीतीश कुमार का, उसमें सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे। तो अब जो है सो कांग्रेस ने एक तरीके से, जहां तक हम देख और समझ पा रहे हैं, जो डॉट से डॉट मिलाने की बात हो रही है, उसमें हम डिकोड यही कर पा रहे हैं कि कांग्रेस ने अब इसको ले लिया है। और देखिए 17वीं बीपीएससी परीक्षार्थी के जिस तरीके से जो उहापोह की स्थिति बिहार में बनी हुई है, और कहीं ना कहीं बैकफुट पर एनडीए गवर्नमेंट है, तो और यहां पर नीतीश कुमार को टच नहीं करना, जो तो यह कुछ न कुछ संकेत तो जरूर बताता है। देखिए राजनीति में हम लोग पंकज संकेत की भाषा को ही पढ़ और समझ पाते हैं। तो यहाँ पर हमको यही दिखाई पड़ रहा है कि अब कांग्रेस जो है सो तेजस्वी को समझ में आया कि तेजस्वी से ये सक्सेस नहीं होगा ये ऑपरेशन, तो कांग्रेस ने अपने हाथों में ले लिया है। और अब यह कुछ न कुछ खेल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इस बात को ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि जितनी बात आपने कही कि अमित शाह का बीते दिन बोलना कि कोर कमेटी की बैठक में निर्णय लिया जाएगा, चेहरा तो हो गया नीतीश कुमार, लेकिन चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट कौन होगा? देखिए हम उस दिन भी इस बात को कह रहे थे, और यह बात कहीं ना कहीं जेडीयू के अंदर खाने में है। और नीतीश कुमार के दो लोग वहां, दो लोग यहाँ, इधर उधर जो हुलुक बुलुक हमारी भाषा में कर रहे हैं, वो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। इसमें अब कहने की बात है क्या? जी नहीं, कहने की बात नहीं है, लेकिन स्पष्ट रूप से दिख क्या रहा है? हम तो ये भी जानकारी रख रहे हैं कि भाई गवर्नर पहुंचे हैं, नीतीश कुमार के दोस्त हैं। ये गवर्नर ऐसे हैं जो कि एक्टिव हैं। कहा यह जा रहा है कि उनकी माताजी की बरखी पर भी जा रहे हैं गवर्नर। सवाल उठता है कि अगर जी हाँ, गए भी हैं, तो इस तरीके से आज कार्यक्रम था, दोनों साथ गए वहां पर, दोनों साथ गए, बिल्कुल। तो इस तरीके से गवर्नर भी वहां पहुंच रहे हैं। और पहले तो हमने नहीं देखा है गवर्नर को वहां जाते हुए, लेकिन गवर्नर जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह भी एक प्रयास है। क्या डॉक्टर संजय कुमार, आपको लग रहा है कि माहौल बिगड़ गया है? नीतीश कुमार का जो मूव है वो इशारा कर रहा है, अक्सर ऐसे ही वो करते रहे हैं और कुछ ना कुछ होने जरूर जा रहा है? या ये माना जाए कि नीतीश कुमार के खिलाफ अगर थोड़ी सी भी आवाज उठती है तो ऐसा रिएक्शन देते हैं कि जबरदस्त तरीके से दबा देते हैं, और आंख मिचौली के खेल में उनसे कोई जीत नहीं पाता है? तो एक तरीके से बीजेपी के भीतर से आवाज क्या उठी? नीतीश कुमार ऐसा जेस्चर दे रहे हैं कि तैयार हो जाओ, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो तैयार हो जाओ, हम कुछ भी कर लेंगे। ये चल क्या रहा है? क्योंकि देखिए सब कुछ सहज तो नहीं है, मैं बिल्कुल साफ मान रहा हूं, ये सहज नहीं। और सहज इसलिए भी मुझे दिखाई नहीं पड़ता कि जिन अफसरों की बात होती है कि वो प्रो बीजेपी हैं, दिल्ली आते हैं वो अफसर भी साथ नहीं होते हैं। जिन नेताओं की बात होती है कि वो प्रो बीजेपी हैं, वो नेता भी साथ यहां पर नहीं रहते हैं, और अचानक नीतीश कुमार पहुंच जाते हैं दिल्ली।
तो ये तो साफ बताता है कि अगर बॉस दिल्ली आए और इन लोग को पहले से पता रहता तो ये लोग छुट्टी पर कहीं जाते भी नहीं, कोई ना कोई इन चार में से एक होता। जो प्रो बीजेपी अफसर भी बताए जाते हैं आरजेडी के द्वारा, उनमें से भी कोई एक होता, तो वो लोग भी कोई नहीं दिख रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है, और ये क्या पक रही है, या सिर्फ एक तरीका है बीजेपी को दबाने का, मैसेज देने का कि समझ जाओ नहीं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आप क्या देख रहे हैं? जी, पहले तो कि सारे पैनलिस्ट को और जो हम लोगों के व्यूअर हैं उनको नव वर्ष की शुभकामना, क्योंकि हम लोग 2025 में भी उसी गर्मा गर्म बहस पर बात कर रहे हैं। और रवि जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा, डॉट से डॉट ये कैसे मिलाते हैं और फिर कहते हैं कि हाँ हुलुक बुलुक तो हो रहा है। मैं आपको आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि कैसे नीतीश कुमार जी, जो कभी किसी न किसी के साथ होते थे या इनके साथ लोग होते थे, और उनको रवि जी हुलुक बुलुक पर पैनी नजर बनाए रखते हैं कि कौन कहां पे हुलुक बुलुक कर रहा है। हाँ ठीक है, वो जो देखते हैं वो बताते हैं। तो मैं वो बता रहा हूं कि नीतीश कुमार जी के बारे में कहा जाता है कि बिल्कुल अकेले थे गाड़ी में जब मनमोहन सिंह जी के परिवार के को सांत्वना देने के लिए उनके घर पर पहुंचे थे। न कोई अधिकारी, न कोई वैसे लोग जो हमेशा नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द देखे जाते हैं। और जिस मुलाकात के बारे में इन्होंने इशारा किया कि जो लोग थे वहां पर या थी वहां पर, तो उनसे कोई निजी मुलाकात और बात जरूर हुई है। देखिए, 2 बयानों के बाद नीतीश कुमार जी की चुप्पी, अमित शाह जी के उस बयान के बाद कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, और विजय सिन्हा का बयान कि अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी है वाजपेयी जी को तो उस सच्ची श्रद्धांजलि में मैं मानता हूं कि बिहार की, जब अपनी बीजेपी की अपनी सरकार बिहार में होगी तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ठीक है, बाद में उसको जितना भी रफू किया गया हो या उसको जितने भी तरह से पैचअप करने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन जब एक बार बात निकल जाती है तो निकल जाती है। इसको लेकर के जो नीतीश कुमार जी की जो चुप्पी है वो तो बहुत कुछ बता रही है, और बिल्कुल सच्चाई है इसमें। जिस तरह से जाकर के गवर्नर साहब से मिलना, सुबह में बात करना, या जो गवर्नर साहब भी हैं तो नीतीश कुमार जी के साथ मंत्रिमंडल में भी साथ में थे। और कोई बयानों को लेकर के आज मैं देख रहा था, देवेश चंद्र ठाकुर जी का बयान था आरजेडी को लेकर के, जब तेजस्वी जी ने कहा कि उनके लिए दरवाजे बंद हैं, तो ये कहा गया कि कहीं हमने दरवाजा आरजेडी के लिए बंद कर दिया है। लेकिन कांग्रेस एक एंगल बीच से निकल करके आई है, और इस कांग्रेस वाले एंगल को भी हम लोग समझ रहे हैं कि कुछ बात है जिसमें सीटों को लेकर के या अनाउंसमेंट को लेकर के, कि अगर बीजेपी घोषणा नहीं करती। एक खबर तो ये भी आ रही है, अब कितनी सच्चाई है रवि जी ज्यादा बेहतर बताएंगे, कि दिल्ली चुनाव के साथ हो सकता है कि कहीं बिहार में भी कुछ खेल ना हो जाए। इसकी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो अब 7-8 महीना रह गए हैं, और जिस तरह से जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री जी, मोदी जी से मुलाकात नहीं होती है, नीतीश कुमार लौट आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर नीतीश कुमार की मदद से केंद्र की सरकार चल रही है और उसमें नीतीश कुमार बिना मिले हुए लौट आते हैं पटना, और ऐसा कोई टाइट शेड्यूल भी नहीं था कि अगर वो पटना नहीं लौटते तो कोई ऐसी कार्यक्रम में या सभा में भाग इनको लेनी थी जिससे ये वंचित रह जाते कि चलो बाद में मिल लेंगे। तो नीतीश कुमार अपनी शर्तों पर राजनीति करने के आदी रहे, और ये 2 बयान ने नीतीश कुमार जी को चुप्पी लगाने के लिए बाध्य कर दिया है। अब जब तक भाजपा के शीर्षस्थ नेता मुंह नहीं खोलेंगे कि नहीं नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे, नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे, जो एक स्लोगन जो चल रहा है बिहार में कि अगर बिहार की बात होगी तो केवल और केवल नीतीश कुमार की बात होगी, और महाराष्ट्र मॉडल से तो डराया ही जा रहा है कि देखिए महाराष्ट्र में भाजपा ने जो किया,
जब हम समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, पैनल के लोग समझ रहे हैं, क्या नीतीश कुमार इस बात को नहीं समझ रहे होंगे कि ठीक है, चुनाव में जीत करके, लड़ करके और फिर बीजेपी कहीं अपना कोई मुख्यमंत्री न घोषणा कर दे। और उसमें एक एंगल की चर्चा मैं कर रहा हूं, रवि जी इसको ज्यादा बेहतर तरीके से डिकोड करेंगे। वो जो चिराग पासवान वाली बात आ रही कि चिराग पासवान बिहार में चुनाव लड़ने नहीं आ रहे हैं या उनको डिप्टी सीएम नहीं बनना है। क्या चिराग पासवान के बारे में ये जो खबर है कि उनको कहा जा रहा है कि आप भाजपा में अपनी पार्टी को शामिल करा लीजिए, हम आपको अपना चेहरा बनाएंगे। और जब चेहरा बनाएंगे तो किस चीज का चेहरा बनाएंगे सबको पता है। तो क्या इस बात की भी जानकारी नीतीश कुमार को है कि चिराग को फिर एक बार प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि चिराग तो बोल चुके हैं कि हाँ, विधानसभा का चुनाव में लड़ना चाहता हूँ। उसी एजेंडे में जिस चैनल ठीक के है। एजेंडे में अमित शाह जी ने कहा था कि बिल्कुल 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 बिल्कुल, मुझे लगता है रवि जी डिकोड करेंगे, लेकिन अभी प्रदीप झा जी के पास जाते हैं। प्रदीप झा, आप कैसे देखते हैं इसको? ये जो पूरा कुछ चल रहा है उसको कैसे देख रहे हैं आप? पंकज जी, सबसे पहले तो आप सभी को और जो दर्शक हैं उनको भी नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, अगर हम बात नीतीश कुमार के फिर से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, तो दो तीन चीजें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अगर हम अभी तक के ट्रैक रिकॉर्ड को ही देखें, अगर 2013 में नीतीश कुमार पहली बार एनडीए को छोड़कर गए, उसके बाद फिर वो 15 में आरजेडी के साथ गए, दोबारा 17 में बीजेपी के साथ आ गए, फिर 20 में भी विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ लड़ा, 22 में फिर बीजेपी को छोड़कर गए और 24 के जनवरी में लौटकर बीजेपी के साथ। अगर हम देखेंगे तो नीतीश कुमार निरर्थक रूप से बगैर किसी कारण के बीजेपी को छोड़कर नहीं गए हैं, या फिर आरजेडी को बगैर कारण के छोड़कर आए हैं। अगर देखेंगे तो आरजेडी को बिना किसी ठोस कारण के नीतीश कुमार ने दोनों बार छोड़ा है, दोनों बार बहाना बनाया है, लेकिन बीजेपी को कारण के साथ वो छोड़कर गए। अगर 2013 की बात देखें तो 2013 में वो इसलिए गए क्योंकि नीतीश कुमार की अपेक्षा थी कि बीजेपी को अपने नेताओं के बल पे, लालकृष्ण आडवाणी का जब 2009 में देखा चुनाव का परिणाम, तो नीतीश कुमार को ये उम्मीद थी कि बीजेपी को जब अपने नेता के नाम पर बहुमत नहीं मिल रहा है, और नीतीश कुमार उस समय अपनी लोकप्रियता की पराकाष्ठा पर थे, नीतीश कुमार ये अपेक्षा कर रहे थे कि कहीं एनडीए जो है नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना ले। नहीं बना, नरेंद्र मोदी का नाम घोषित हो गया प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में। नीतीश कुमार को निराशा हुई। फिर नीतीश कुमार ने सोचा कि बिहार में अगर हम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ते हैं अपने बलबूते पर, तो ऐसा नीतीश कुमार सोच रहे थे कि बिहार से 20-25-30 सीटें हम जीत कर जाएंगे और हंग पार्लियामेंट की स्थिति में नीतीश कुमार खुद प्रधानमंत्री बन सकते हैं। नहीं हुआ। दोबारा देखिए आप, उसके बाद जब वो चुनाव हारे, बिहार में इस्तीफा देना पड़ा, इस्तीफा देकर जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया, दोबारा जीतन राम मांझी को हटाकर मुख्यमंत्री बने और उसी आरजेडी से तालमेल किया जिस आरजेडी के 10 विधायकों को कुछ ही दिन पहले नीतीश कुमार ने तोड़ा था। ठीक है, फिर चलिए उसके बाद जब 2022 में बीजेपी को छोड़कर जाते हैं वो, तो फिर उस समय में भी प्रधानमंत्री पद की उनकी महत्वाकांक्षा और प्रधानमंत्री बनने का जो एक रोड मैप उनको दिखा कि भाई महागठबंधन में कोई ऐसा नेता नहीं है पंकज जी, नीतीश कुमार को लग रहा था जिसके नाम पर कोई सर्वानुमति बन सके और जो नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सके। नीतीश कुमार इसीलिए गए वहां पर, इंडिया गठबंधन तैयार हुआ, इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने की बात थी, लेकिन जब बिहार में पटना में पहली ही मीटिंग हुई इंडिया गठबंधन की, तो नीतीश कुमार के जो आशा थी नीतीश कुमार की कि मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार या संयोजक बन सकता हूं इस इंडिया अलायंस का, उस पर लालू यादव ने पहले पानी फेर दिया। पहले ही जब लालू यादव ने वो सारी बातें ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप इस बात का सीधा जवाब दें। सब कुछ ठीक है, पर बीजेपी के साथ भी इसलिए आए ना कि उनको मुख्यमंत्री पद सेफ एंड सिक्योर्ड दिख रहा था। अगर यही पद सेफ नहीं दिखेगा, यही पद सिक्योर्ड नहीं दिखेगा, तो मुख्यमंत्री ये बीजेपी के साथ क्यों बने रहेंगे? सवाल तो ये उठ रहा है ना कि चेहरा आप रहिएगा, मतलब उनके नाम का वोट ले लेगी बीजेपी,
लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। आखिरकार इस पर यह डाउट क्यों है? बात यह है ना कि इस पर शक क्यों है कि हम आपका मक्खन मलाई निकाल लेंगे और बाकी छोड़ देंगे। तो ये जब इनको समझ में बात आ रही है तो ये फिर क्यों बने रहेंगे? पंकज जी देखिए, ये बात बीजेपी के नेता, अगर सही हूं, आप लोग अगर कहीं गलत हूं तो करेक्ट करेंगे, बीजेपी के जितने भी नेता हैं प्राय सभी ने कहा है कि नीतीश कुमार ही 2025 में हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। रही बात ये, दूसरा आपने कहा कि सहयोग लेकर मुख्यमंत्री बनना, वोट बैंक का इस्तेमाल करके, नीतीश कुमार का नाम का इस्तेमाल करके मुख्यमंत्री बने रहना, तो ये बात तो नीतीश कुमार के लिए भी कही जा सकती है ना कि 2015 में वो लालू प्रसाद यादव का जो वोट बैंक है, आरजेडी का जो वोट बैंक है, उसका इस्तेमाल करके वो मुख्यमंत्री बने। उसके बाद जितना, इसके अलावा जो और चुनाव जब वो बीजेपी के साथ लड़ते हैं तो बीजेपी के वोट का नहीं, इस्तेमाल ठीक है, करके चलिए आपने मुख्यमंत्री बनते रहे। आपने अपनी बात कह दी। रामबंधु वत्स जी, ये तो महाराष्ट्र में हुआ है ना कि जब पूछा जाता था कि मुख्यमंत्री आपका कौन होगा तो कहा जाता था बैठे तो हैं मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे बैठे हुए तो हैं, और फिर जब परिणाम आया तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बन गए। तो बिहार में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? एक सवाल ये है। दूसरा थ्योरी ये भी दिया जा रहा है कि पहले आरजेडी प्रयास करती थी, अब कांग्रेस प्रयास कर रही है। तीसरी बात जो रवि उपाध्याय जी ने कहा कि बीपीएससी को लेकर के भी जेडीयू को नहीं घेर रही है कांग्रेस, बीजेपी को घेर रही है। कह रही है कि एकलव्य का जैसे अंगूठा काटा गया था वैसे ही बिहार के विद्यार्थियों का अंगूठा काटा जा रहा है, बीजेपी रिस्पॉन्सिबल है। तो इन पूरे वाकये को आप किस तरीके से देखते हैं? और सवाल ये उठता है कि नीतीश दिल्ली पहुंचे, किसी से मुलाकात नहीं हो, जेपी नड्डा से मिलना तय था, प्रोटोकॉल पूरे तरीके से तैयार था, आप ये जान लीजिए कि सारे सिक्योरिटी फोर्सेज आ खड़े हुए थे, यात्रा करनी थी, उनके घर तक जाना था, अचानक 4:35 में ये एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। आखिरकार राजनीति में मैसेजिंग भी तो एक बड़ा काम करता है ना। इतने दिन पहले से इस तरह की बात चल रही है तो नीतीश कुमार 5 मिनट जेपी नड्डा से मिल ही लिए होते, क्यों नहीं मिले? बात तो ये है ना, मनमोहन सिंह के घर गए लेकिन जेपी नड्डा के घर नहीं गए। तो ये सवाल तो उठता है ना कि एक मैसेज भी देना था कि नहीं, एनडीए में सब कुछ ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर नीतीश जेपी नड्डा के पास क्यों नहीं गए? जी पंकज जी, आपको और आए सभी मेहमानों को नववर्ष की हार्दिक बधाई। वो नीतीश कुमार दिल्ली से इसलिए लौटा है, मुझे लगता है कि टिकट बंटवारे को लेकर के बात जमी नहीं होगी। एनडीए में सब ठीक है ऐसा मैसेज देने से ज्यादा जरूरी इस समय टिकट बंटवारा कर लेना होगा। तो और मुझे लगता है कि टिकट बंटवारे में बात नहीं जम पा रही है क्योंकि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा वो लड़ाई की शुरुआत टिकट बंटवारे से ही होगी, और इसमें जदयू कहीं से कोई कॉम्प्रोमाइज के मूड में नहीं है और उसे रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यह बात जदयू भी जानती है और हम सभी जानते हैं कि जदयू अगर एनडीए में है तभी एनडीए सत्ता में आएगी। अगर वो एनडीए में नहीं है तब बीजेपी अपने बलबूते सत्ता में नहीं आ सकती है। एनडीए की जीत में अच्छी खासी हिस्सेदारी रहती है जदयू की, इसलिए टिकट बंटवारे को वो पहले सुरक्षित करना चाहती है। लेकिन जहां तक बात कांग्रेस की इस मामले में एंट्री की है, अभी एक और घटना घटी है कि बीपीएससी परीक्षार्थी को लेकर के कांग्रेस और माले राजभवन का मार्च किए हैं। इसमें देखने वाली बात, समझने वाली बात यह है कि इसमें आरजेडी के कोई नेता शामिल नहीं थे, केवल कांग्रेस और वामदल ही शामिल थे। तो नीतीश को लेकर के अब महागठबंधन में भी वो हालत नहीं है जो आज से 2 दिन या 3 दिन पहले थी। मुझे लगता है कि अगर नीतीश कुमार महागठबंधन में लौटते हैं तो वाम दल और कांग्रेस, इनके सीटों पर भी असर पड़ेगा, तो वो लोग भी असहज हो सकते हैं इसके लिए। लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं जो बीपीएससी को लेकर के फेसबुक पे पोस्ट किए हैं, तो उसमें उन्होंने केवल बीजेपी पर ही निशाना साधा है, इसलिए कि अगर वो नीतीश पे भी निशाना साध लेते तो हो सकता था महागठबंधन में नीतीश को लेकर के कांग्रेस और आरजेडी के बीच एक तनाव वाली खबरें भी उभर सकती थी, वो भी मीडिया में चल सकती थी कि नीतीश को लेकर के महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। तो बहुत ही मैच्योर तरीके से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और प्रियंका गांधी जी ने केवल बीजेपी पे निशाना साध करके बीपीएससी वाले बात को भी बखूबी उठाया है, बुनाया है। तो
नीतीश कुमार के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो एनडीए में रहें या महागठबंधन में जाएं, उनको कितनी सीटें मिलेंगी। महागठबंधन में जाने से पहले भी ये क्लियर हो जाना चाहिए उनके लिए कि उनको सीटें कितनी मिलेंगी। अब इस बार वो नीतीश कुमार इधर से उधर वो बार बार जो जाने के लिए आंखें तरेर रहे हैं, उसका तो एक कारण यह भी तो है ना कि आरजेडी को उनके पास सीटें अच्छी हैं। लेकिन अगर इस चुनाव के बाद आरजेडी अगर 2015 की तरह घसक गई, सीमित हो गई, तो फिर नीतीश कुमार के पास इधर उधर जाने का ऑप्शन भी नहीं बच पाएगा। ऐसे में सीट का बंटवारा जदयू के लिए बहुत जरूरी है, और यही कारण है कि वो दिल्ली से भी लौट आ रहे हैं, वो अपनी चुप्पी भी रख रहे हैं, साथ ही साथ बीजेपी से दूरी भी दिखा रहे हैं। मुझे यही लगता है कि सीट बंटवारे की गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है, और जो भी ये पलटी मारने वाली बात आ रही है, जो भी संशय बरकरार है, वो केवल सीट बंटवारे को लेकर के ही है। चलिए, सीट बंटवारे को लेकर के संशय है, और कोई बात नहीं है। क्या रवि जी, आपको यह दिखता है कि ये जो भी खटास है वो सीट बंटवारे को लेकर के नीतीश कुमार चाहते हैं जल्दी से जल्दी सीटों का बंटवारा करिए, ताकि जो असमंजस की स्थिति है, जो तमाम आशंकाएं हैं, उनको दूर किया जा सके, पर बीजेपी अभी जल्दी में नहीं है। आपको क्या दिखाई पड़ता है? पंकज जी, ये सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा, ये भारतीय जनता पार्टी, अभी की जो भारतीय जनता पार्टी है, यह भारतीय जनता पार्टी नहीं है। यह जो है सो एमएसपी है, मोदी शाह की पार्टी है। एमएसपी का मतलब एकदम क्लियर है। तो और यही हम नहीं कह रहे हैं, एमएसपी। आप किसी से पूछिएगा बिहार में, यदि जेडीयू के आप नेताओं से बात करिएगा, वह लोग भी यही बात कहते हैं कि पहले वाली वो वाजपेयी और अडवाणी वाली तो बीजेपी है नहीं। ये कहती क्या है, करती क्या है, इसको बहुत समझने की जरूरत है, और ये कहां पर जो है सो लंघी मार देगी, या समझने की बात है। देखिए, इतना स्ट्रेटेजिकल मूव जो हम जो देख और समझ पा रहे हैं कि यह विजय सिन्हा का बयान जो था वह इसी तरह का नहीं था, और वह भी उनकी कोर कमेटी की बैठक के बाद भाजपा के प्रदेश कार्यालय में, यह भाजपा के प्रदेश कार्यालय में और भी तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में विजय सिन्हा ने कहा, तो वह कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात है। और देखिए, हर बात को हम लोग अगर यदि जोड़िए तो आप नीतीश कुमार का दिल्ली जाना, किसी से मुलाकात नहीं करना, और ये कहा जा रहा है कि टेलीफोनिक टॉक हो गया। टेलीफोनिक टॉक अगर जेपी नड्डा से उनको करनी थी तो यह तो पटना से भी किया जा सकता था। दिल्ली जाकर के उसी तरह बैरन वापस चले आना और कहीं नहीं मिलना, कहीं 1 to 1 बात नहीं होना। और ये सीट शेयरिंग, देखिए सीट शेयरिंग की बात अभी हम जहां तक देख पा रहे हैं, अभी सीट शेयरिंग की बात नहीं है। हाँ, यह सब लोग ठीक है, अभी हर पार्टी कि हम कितने सीट पर लड़ेंगे, हम कितने सीट पर लड़ेंगे, ये अंदर खाने में तैयारी है। अभी देखिए, जो एनडीए फोल्ड के बड़े और कद्दावर नेता है चिराग पासवान है कहां? चिराग पासवान से तो कहीं कोई बात नहीं हो रही है। तो अभी एनडी और सबको यहां पर कहा भी गया है, भारतीय जनता पार्टी के कोटे में, जैसे भारतीय जनता पार्टी से के पास में चिराग पासवान रहेंगे, इधर जीतन राम मांझी राष्ट्रीय लोक मोर्चा रहेगी जेडीयू के साथ में, और कुछ स्पेस छोड़ा गया है जेडीयू के साथ में मुकेश सहनी को लेकर के भी। तो यह अभी अंदर खाने में बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन इस बीच में जो यह राजनीतिक उथल पुथल जेडीयू और भाजपा में जो चल रही है, यह कहीं ना कहीं वही हम कह रहे हैं कि एमएसपी है, ये मोदी शाह की पार्टी है। इसमें बहुत कुछ कह पाना अभी जल्दबाजी होगी, इसमें और कुछ देखने और समझने और पढ़ने की जरूरत है। हम लोग जो डिकोड कर पाते हैं वह इसी तरह कुछ देखेंगे, फिर हम लोग डिकोड करेंगे। लेकिन जेडीयू और भाजपा में अभी ऑल इज वेल की जो बात है वह नहीं दिखाई पड़ रही है। और इधर जो कांग्रेस ने जो भी निश्चित रूप से अभी एक बड़ी चाल, देखिए तेजस्वी के जिम्मे में था कि तेजस्वी इसको ऑपरेशन करते, लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी जेडीयू के ऑपरेशन करने में फेलियर साबित हो रहे हैं इन दिनों। इसके बाद से ही आप देखिए कांग्रेस ने इसको अपने कमान में ले लिया और वही ऑपरेशन कांग्रेस ऑपरेशन करती हुई दिखाई पड़ रही है आपको। और ये हमको लगता है कि अभी खरवास है, खरवास के बाद कुछ न कुछ होगा। देखिए कि पिछली बार भी 2024 में नीतीश कुमार का जो पाला बदल हुआ था, किस समय हुआ था, यह भी आप लोग देख और समझ पा सकते हैं। तो ये हमको जहां तक देख, अभी कुछ दिन और देखिए, खरवास खत्म होने दीजिए, कुछ और गंगा में पानी बहने दीजिए, आपको सब कुछ दिखाई पड़ेगा। और ये 2 दिल्ली 2 पटना वाले जो इनके आदमी हैं वह कहां है, यह भी, इस पर भी पैनी नजर बना के रखनी पड़ेगी। जी पंकज जी, पैनी नजर बना के रखनी पड़ेगी, ये बात ठीक है।
लेकिन एक बात है ना कि दिल्ली आ रहे थे तो ना दोनों पटना वाले साथ थे ना दोनों दिल्ली वाले साथ थे। इससे शक और बढ़ जाता है। जिन ऑफिसर पर लगातार तेजस्वी यादव सवाल उठाते रहते हैं कि वो कैसे ईडी के डर से नीतीश कुमार को बरगला रहे हैं, इस तरह की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आरजेडी के तरफ से कई बार की गई है, वो ऑफिसर भी साथ नहीं थे। तो सवाल ये उठता है कि जो ऑफिसर परछाई की तरह उनके साथ रहते हैं या जो नेता इस तरह की यात्रा में साथ रहते हैं या पॉलिटिकल एडवाइस के लिए साथ रहते हैं, वो भी साथ नहीं थे। इसलिए सवाल तो उठता है ना, सवाल तो उठता है ना डॉक्टर संजय कुमार कि अकेले आना, मनमोहन सिंह के घर चले जाना, इन चारों पांचों छह लोगों का मौजूद नहीं होना क्या कहता है? ये कहता है ना कि भाई ऐसे लोग जो प्रो बीजेपी हैं वो नीतीश कुमार के साथ इस बार यात्रा में क्यों नहीं थे? ऐसे अफसर जो प्रो बीजेपी कहे जाते हैं वो नीतीश कुमार के साथ इस बार यात्रा में क्यों नहीं थे? और इस बीच ये सीधा निकल जाते हैं कहां? तो ये निकल जाते हैं मनमोहन सिंह के घर मिलने जाते हैं। ठीक है, वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनका निधन हुआ है, शोकाकुल परिवार से मिलने गए, सब कुछ ठीक है। पर आप इसको कैसे देखते हैं डॉक्टर संजय? डॉक्टर संजय जी, शक की गुंजाइश तो बनती ही है ना, और शक इसलिए बनती है कि नीतीश कुमार जी का चुप्पी लगा जाना, चुप हो जाना, कोई प्रतिक्रिया नहीं देना, तो ये तो कहीं ना कहीं से इशारा तो कर ही रहा है कि नीतीश कुमार जी क्या कोई निर्णय लेने जा रहे हैं। और जिस तरह से कांग्रेस के नेता के घर पर अकेले जाना, ठीक है वो गए थे मातम कुर्सी में, वो तो एक प्रोटोकॉल है, जाना भी चाहिए, रिश्ते व्यक्तिगत भी होते हैं राजनीति में, लेकिन जो इनके साथ लोग रहते हैं वो साथ वाले लोग एक भी नहीं थे। जो बार बार आप जिस चीज को दोहरा रहे हैं कि साथ वाले लोग आखिर क्यों उनको किनारे किया गया, कोई बात नहीं, किसी से मिलना नहीं, और फिर ये पटना आ जाते हैं, तो ये इशारा तो कहीं ना कहीं से कर ही रहा है। और एक जो दूसरी चीजें जो खबरें आ रही है, वो खबर ये आ रही है कि क्या नीतीश कुमार, वो 14 जनवरी का तो चूंकि वो खरमास की बात तो होती ही है, कि क्या नीतीश कुमार फिर एक बार निर्णय लेंगे उस गठबंधन से अलग होने के लिए? फिर क्या नीतीश कुमार इस तरह की घोषणा करेंगे? और नीतीश कुमार जी के बारे में ये कहा जाता है कि अगर वो जितना देर भी उनके स्वास्थ्य को लेकर के जितने भी सवाल उठाए जाए, लेकिन जब भी वो स्वस्थ रहते हैं वो पूरी चीज को यू टर्न में घुमा देते हैं, और ऐसा घुमा देते हैं कि लोगों को समझ में नहीं बात आती है। तो महाराष्ट्र मॉडल, अमित शाह जी का बयान, विजय सिन्हा का बयान, नीतीश कुमार की चुप्पी, ये सब मिला करके कुछ तो चीजें चल रही है कि अंदर खाने में क्या फिर 2025 का। और जब तक बीजेपी के शीर्षस्थ नेता जब तक ये घोषणा नहीं करेंगे कि हाँ हमारे मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ही होंगे, नीतीश कुमार मानने वाले नहीं है। नहीं, तो वो बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक बात की ओर मैं और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सब कहते हैं बिहार में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, बिहार पिछड़ा हुआ है तो इसलिए पिछड़ा हुआ है, नेशनल पर कैपिटा इनकम जो है वो बिहार के लोगों का 30% नेशनल एवरेज का रह गया है। मतलब जो नेशनल एवरेज है पर कैपिटा इनकम है, नेशनल पर कैपिटा इनकम, उसका 1/3 बिहार का पर कैपिटा इनकम है, उससे भी कम है। रामबंधु वत्स जी, मैं आपसे यह पूछता हूं कि तब आप देखिए कि अडानी आते हैं और अडानी से मिलने नीतीश नहीं जाते हैं, अगले दिन प्रगति यात्रा पर निकल जाते हैं। क्या आपको यह काफी वजह दिखाई नहीं पड़ता है कि ये वो लाइन है जो कांग्रेस अख्तियार की हुई है कि हम अडानी से दूर रहेंगे, हम अंबानी से दूर रहेंगे? अब नीतीश कुमार भी अडानी से दूर रह रहे हैं जबकि उनके सिपा सलार मौजूद हैं। आप ये जान लीजिए, जिस ऑफिसर को प्रो बीजेपी कहा जाता है वो मौजूद हैं। आप ये देख लीजिए, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा मौजूद हैं, लेकिन नीतीश नहीं जाते। जबकि अडानी का बिहार में आना और खास तौर पे एनडीए में जिस तरीके से उनका एक्सेप्टेंस है, या महागठबंधन के घटक दलों में भी अडानी का जिस तरीके से एक्सेप्टेंस है, चाहे ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, ये तमाम लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं।
अब ये इस मौके पर नीतीश का नहीं जाना क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट ये तो करता है कि नीतीश अब बीजेपी से अलग लाइन लेना चाह रहे हैं, और ऐसा ही कुछ हमें वक्फ संशोधन बिल पर भी नजर आता है। ललन सिंह ने जोरदार तरीके से बीजेपी का लाइन टो किया, लेकिन उसके बाद नीतीश तक पहुंचते पहुंचते ये स्टैंड डाइल्यूट हो जाता है। एक अजीबोगरीब स्थिति बन जाती है। फिर कहा जाता है जेपीसी में इस मसले को इसलिए भेजा गया क्योंकि नीतीश नाराज थे, नीतीश दुखी थे। आप कैसे देखते हैं इसको? जी, निश्चित तौर पे अडानी से जो दूरी है नीतीश कुमार की, वास्तव में बीजेपी से ही दूरी है। इसमें कहीं से कोई शंका नहीं है कि नीतीश कुमार इस समय बीजेपी से दूरी बना रहे हैं। उनकी जो चुप्पी है या जो वो दिल्ली जाके बिना मिले लौट आना, ये बीजेपी से दूरी ही है। और यह दूरी एक तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स है कि नीतीश कुमार की जो भी शर्तें हैं, चाहे वो टिकट बंटवारे को लेकर के हो या अन्य जितने भी निर्णय हुए हैं, इसमें अगर केंद्र सरकार जो है वो नीतीश का भी उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बावजूद भी चाहे वक्फ बोर्ड का मसला हो या वन नेशन वन इलेक्शन का मसला हो, बीजेपी के जो भी अपने मुद्दे हैं सब बीजेपी उसमें आगे बढ़ रही है, सदन में पास करवा रही है, और नीतीश कुमार उसमें कुछ कर नहीं पा रहे हैं। खास करके वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा है उसमें नीतीश कुमार कुछ बोल भी नहीं पा रहे हों। तो ये जो दूरी है वो अपने हर मुद्दों को, अपने हर शर्तों को चाहते हैं कि वो बीजेपी मान लें। यानी नीतीश कुमार अब वो अपने पुराने रंग में आना चाहते हैं, पुराने रंग ढंग में आना चाहते हैं। उनके जो भी मुद्दे हैं, उनके अब तक जो भी उनका काम करने का तौर तरीका, वो अपने शर्तों पे बीजेपी से मनवाना चाहते हैं, जिसमें टिकट का भी मसला हो। और जब वो हो जाए तभी उनकी चुप्पी भी टूटेगी, तभी वो एक बार प्रधानमंत्री की फिर वो प्रशंसा भी कर सकते हैं। हाल के दिनों में नीतीश कुमार की इमेज, कभी वो प्रधानमंत्री का पैर छू लेते हैं, तो इस तरीके से जो भी इमेज उनका जो गड़बड़ाया है वो सबको रोल बैक करना चाहते हैं, सबको अपने शर्तों पे बीजेपी को मनवा के अपनी एक सशक्त छवि बनवाना चाहते हैं। अगर बीजेपी इस सभी मुद्दे मान लेंगे, टिकट बंटवारा हो, वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो, जो सभी जब उनके सब मुद्दे पे अगर बीजेपी की सहमति होगी तब वो अपने अंत में चुप्पी तोड़ेंगे। या फिर इधर अगर आरजेडी से ठीक उनको सम्मानजनक तरीके से पिछले बार की तरह अगर 100 सीटें वाली बात स्पष्ट रूप से हो जाएगी, तभी वो एनडीए को छोड़ के महागठबंधन में जा सकते हैं। तो इसमें कोई शंका नहीं है कि एनडीए में बहुत अभी बखेरा है। एनडीए अच्छे गति से, अच्छे तरीके से नहीं चल रही है, और बीजेपी और नीतीश कुमार में दूरी बन गई है। दरअसल ये जो साल है, ये जो महीना, आखिरी महीना रहा, उसमें अमित शाह का एक अंबेडकर जी पे बयान और एक बिहार के मुख्यमंत्री के संभावित मुख्यमंत्री कौन होंगे इस पर जो लेकर बयान हुआ, इससे बीजेपी की काफी फजीयत हो रही है। बीजेपी की ठीक है, आप ठीक है, ये बात आप कह रहे हैं। क्या प्रदीप झा जी, आपको लग रहा है कि अगर ये टसल है भी तो सीटों के बंटवारे को लेकर के ही है? अगर ये सुलझ गया तो वक्फ संशोधन बिल और इन तमाम मसलों पर कोई झंझट नहीं है, कोई टसल नहीं है, केवल ये जो भी दिखाई पड़ रहा है वो सिर्फ सीटों के बंटवारे को लेकर के है। और दो बड़े नेता, रवि उपाध्याय जी के शब्द में कहें तो एमएसपी, मोदी शाह की पार्टी, अगर मोदी और शाह बोल देते हैं कि भाई नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, इसमें क्या शक है, तो सवाल उठता है कि ये सारा असमंजस, सारे बादल, ये सारे छट जाएंगे और ये मान लिया जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री भी नीतीश ही होंगे अगर एनडीए जीतता है तो। लेकिन फिर बीजेपी के तरफ से पहल करके क्यों नहीं कहा जा रहा है, जबकि ये सबको मालूम है कि भाई 12 एमपी तो जेडीयू के हैं ना, और जेडीयू मतलब नीतीश कुमार। तो क्या बीजेपी बार्गेन करने की पोजीशन में है क्या, या बीजेपी ने सब कुछ मैनेज कर लिया है और इसलिए नीतीश कुमार को मैसेज देना शुरू कर दी है कि आप हमारा लाइन टो करिए, हमारी बात मानिए, हम जो चाहेंगे वही होगा, नहीं तो आप देख लीजिए। पंकज जी, आप 100% सही है, और रामबंधु जी ने भी उस तरफ इशारा किया। अपने पहले कमेंट में भी उन्होंने कहा जिस प्रकार से ये जितना भी मामला है, ये सीट शेयरिंग में जो हिस्सेदारी हो रही है नीतीश कुमार की, उसके लिए एक दबाव क्रिएट करने का प्रयास नीतीश कुमार का हो सकता है। नीतीश कुमार के लिए पलटी मारने का तत्काल कोई कारण नहीं है पंकज जी, जिस कारण से नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर आरजेडी के पास जाने वाले हैं। क्योंकि कारण है, जितनी आसानी से नीतीश कुमार बीजेपी को
पहले भी झुका पाए हैं, उतनी आसानी से वो अब तक आरजेडी को झुका पाने में, लालू प्रसाद यादव के साथ बार्गेन कर पाने में सक्षम नहीं हुए हैं। उसके लिए इतिहास गवाह है। आपने देखा है कई बार हम लोगों ने कि बीजेपी की तो जीती हुई सीटें भी नीतीश कुमार ने बीजेपी से हड़प लिया है या ले लिया है बार्गेनिंग करके, ठीक है, लेकिन लालू यादव से उतना आसान नहीं रहा है। पिछली बार भी अगर नीतीश कुमार ने 28 जनवरी को पाला बदला था तो उसके पीछे तत्काल कारण, जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, पंकज जी याद कर लीजिए, उस दौर में भी नीतीश कुमार क्या की मांग क्या थी, उनकी जदयू के जितने भी प्रवक्ता या नेता, बड़े नेता बयान दे रहे थे उस दौर में, क्या बात बयान आ रहा था कि उनकी उस समय में 16 सीटें जीती हुई सीटें तो जदयू लड़ेगी ही लड़ेगी। और आरजेडी के नेताओं का कई बयान था कि 16 सीटें कैसे लड़ेगी, अगर जेडीयू 16 लड़ेगी तो फिर जदयू आरजेडी कितनी सीटें लड़ेगी। तो अभी भी अगर ये जितनी भी एक तरह से संकेत नीतीश कुमार के द्वारा दिया जा रहा होगा, उसके पीछे ये एक प्रमुख कारण है। लेकिन दूसरी तरफ एक और विषय है पंकज जी, जिधर हम लोगों को उस बात को भी ध्यान देना होगा जो आपने कहा कि क्या बीजेपी ने मैनेज कर लिया है। तो बीजेपी, एक बात तो देखेंगे आप, तो बीजेपी ने निश्चित रूप से कुछ हद तक पिछले बार जो जदयू का जो समर्थन था और जिस प्रकार से आरसीपी सिन्हा मंत्री बने और आरसीपी सिन्हा बीजेपी के नजदीक गए, लेकिन आरसीपी सिन्हा को नीतीश कुमार ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, उतना आसान मुझे लगता है कि इस संसदीय दल में नहीं है नीतीश कुमार के लिए। क्योंकि एक बात तय है कि पहले दिन से ही भारतीय जनता पार्टी या अमित शाह के दिमाग में जब रवि उपाध्याय जी कह रहे हैं कि ये एमपी मतलब मोदी शाह एमएसपी, तो निश्चित रूप से एमएसपी तो जानी जाती है ऑपरेशन लोटस के लिए, और बीजेपी को इस संसद में बहुमत भी नहीं है, तो निश्चित रूप से बीजेपी भी तो प्रयासरत होगी ही नीतीश कुमार पर 100% आंख मूंद कर भरोसा करने का बीजेपी के पास कोई कारण नहीं, ठीक जो है, भरोसा करने का कोई कारण नहीं है। और क्या इसी बात का एहसास नीतीश कुमार को हो गया, नंबर 1। और ये जो गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान आए हैं, जो कि आज नीतीश कुमार की मां की बरखी पर उनके गांव भी गए हैं रवि जी, तो क्या ये माना जाए कि ये सेंटर के तरफ से ऐसे गवर्नर को भेजा गया है जो कि इनएक्टिव गवर्नर तो रहने नहीं जा रहे हैं, ये गवर्नर एक्टिव रहेंगे, ये गवर्नर हर जगह दखल देंगे, ये जो गवर्नर हैं उनको लंबा अनुभव है, आप कह लीजिए गवर्नेंस का, काफी विद्वान है, हर धर्म पर इनकी पकड़ है, आपको लगता है ये चुपचाप बैठने जा रहे हैं? तो एक बात तो ये निकल रही है कि भाई इन दोनों के संबंध बड़े अच्छे रहे हैं, जो गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं और सीएम नीतीश कुमार के बीच संबंध अच्छे रहे हैं। पर दूसरी तरफ आप ये देखें कि अगर गवर्नर एक्टिव होगा तो नीतीश इसको भी नेगेटिव तौर पर देख सकते हैं। आखिरकार ये गवर्नर का जो यहाँ आना हुआ है उसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये नीतीश को खुश करने के लिए उठाया गया कदम है या इसमें कुछ आपको झोल नजर आता है? नहीं पंकज जी, देखिए झोल, बिहार में जब हम लोग तो विधानसभा चुनाव को लेकर के देखेंगे तो वो जो मुस्लिम पे पकड़ एक मैसेज देने की बात हो रही है कि वो सीमांचल का इलाका या कोसी का इलाका या अन्य क्षेत्र में भी आप देखिए कि एक मुस्लिम चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और देखिए आरिफ मोहम्मद खान के बारे में कहा जाता है कि यह प्रोग्रेसिव मुस्लिम चेहरा है ये। तो इस बात और आने के साथ जिस तरीके से बिहार में वो अश्वनी चौबे के यहाँ जाना, वहां पर अपना किताब लेना और अन्य जगहों पर वो उनका इजी मूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। और इस लिहाज से आप देखिए कि आरिफ मोहम्मद खान का आज कल्याण बिघा जाना, नीतीश कुमार की माताश्री का जो पुण्यतिथि के अवसर पर, तो यह, लेकिन राजनीति में यारी होती है क्या पंकज जी? राजनीति में यारी नहीं होती। राजनीति में देखिए एक से एक यारी कितने कितने लंबे समय तक यारी रही और कब कहां दुश्मनी में बदल गई। और ये आरिफ मोहम्मद खान अगर यदि नीतीश कुमार को चाहेंगे डिक्टेशन देना तो नीतीश कुमार डिक्टेशन लेने वाले नहीं, उनका नेचर और सिग्नेचर एकदम डिफरेंट है, इस बात को मानना पड़ेगा। और ठीक है वो एक कैबिनेट में रहे दिल्ली में, वह सब हो सकता है, लेकिन यहाँ की स्थिति परिस्थिति, और देखिए 2-3 राज्यपाल के बारे में कहा जाता है, जैसे पश्चिम बंगाल में धनखड़ जी थे राज्यपाल, तो आपने देखा वहां पर आरिफ मोहम्मद खान जब केरल में थे वो देखा, और एक रवि गवर्नर थे शायद कि, तो वो उनका भी कार्यकाल हम लोग जो देखते हैं तो वह तमिलनाडु में अभी भी हैं।
जी जी जी। तो वह इन लोगों का आप देखिएगा तो यह सब कुछ समझ में आता है कि कहां और कैसे इन लोगों का एक्शन और रिएक्शन होता है। तो नीतीश कुमार को आप चाहिएगा तो वह यारी ठीक है, यारी जहां पर है वह आपके साथ मिलेंगे, गले गले मिलेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वहां आप उनको आप डिक्टेट नहीं कर पाइएगा। नीतीश कुमार का यह नेचर और सिग्नेचर है, इतनी बात। और नीतीश कुमार एक चीज और समझ लेने की है, जितने बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों की तैयारी मैंने तबादला और स्थानांतरण पदस्थापन किया गया है बीते दिन, यह भी कुछ न कुछ संकेत दे रहा है। और आईएएस का किया गया, और यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि डीजीपी और एडीजी हेडक्वार्टर समेत कई जिलों के पुलिस अधीक्षकों को, तो यह सब भी तो कुछ पंकज जी संकेत दे ही रहा है कि क्या होने जा रहा है या क्या होगा या क्या होने वाला है। जी पंकज जी, क्या होने वाला है, यही बात तो डॉक्टर संजय आपसे पूछ रहे हैं कि ये होने वाला क्या है। और जब ये प्रो बीजेपी ना हो करके एंटी बीजेपी स्टैंड लेंगे तो ये किसकी सलाह मान रहे? क्योंकि कहा जाता है एक ग्रुप तो अशोक चौधरी ललन सिंह का है, एक ग्रुप विजय चौधरी का है, एक तरफ संजय झा है, पर चारों लोग तो बीजेपी के पक्षधर है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब ये चारों बीजेपी के अलावा किसी और तरफ जाने का सलाह नहीं देंगे तो फिर इनको सलाह दे कौन रहा है? वो कौन लोग हैं? क्या अब ये ज्यादा सुनने लगे हैं श्रवण कुमार की? क्या ज्यादा सुनने लगे हैं विजेंद्र यादव की? अगर ऐसा ही है तो फिर मनीष वर्मा को क्यों बीच में बिठा दिया गया? और मैं हैरान इसलिए होता हूं डॉक्टर संजय कि इनके अपोनेंट्स, पीछे इनके समर्थक भी कहते हैं नीतीश बाबू स्वस्थ नहीं है, कुछ ना कुछ दिक्कत है। अरे भाई, इतना दिक्कत के बाद अगर इतनी राजनीति कर देते हैं जो हम लोग के समझ में ही नहीं आती, उनके समर्थक नहीं समझ पाते, उनके साथ वाले नहीं समझ पाते, तो ये पूरे तरीके से फिट होंगे तो कैसे लोग इनकी बात समझते होंगे? जरा ये समझिए। लोग कह रहा है, ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बताएं मानसिक रूप से शिथिल हैं। अरे भाई, मानसिक रूप से शिथिल व्यक्ति अगर इस तरीके की राजनीति कर रहा हो जो किसी को समझ में नहीं आता हो, उनके साथ के लोगों को समझ में नहीं आता हो, उनके साथ परछाई की तरह रहने वाले लोग को समझ में नहीं आता हो, तो और लोगों की बात क्या किया जाए? जब वो ठीक रहते होंगे तब क्या करते होंगे? क्योंकि देखिए, अभी जो चारों लोग बीजेपी करते हैं, जिनको प्रो बीजेपी आरजेडी कह रही थी कि 2 दिल्ली में 2 पटना में, उनके बगैर दिल्ली पहुंच जाते हैं। वो अफसर जो इनके साथ छाया की तरह रहते हैं, वो छुट्टी में थे और ये फिर दिल्ली पहुंच जाते। तो सवाल उठता है कि इन सबके बगैर दिल्ली पहुंच जाते। कभी कहा जाता था आरसीपी सिंह के बगैर एक कदम नहीं चलते हैं, पता नहीं उनकी छुट्टी कर दिए। कभी कहा जाता है कि ललन सिंह बहुत करीब है, कब वो दूर हो जाते हैं समझ में नहीं आता है। कभी कोई कहता है मनीष वर्मा बारिश बनने वाले हैं, अचानक से उनकी यात्रा थम जाती है और वो बेचारे फिर कोने में बैठ जाते हैं। आखिरकार ये नीतीश कुमार चीज क्या है डॉक्टर संजय? हाँ जी, नीतीश कुमार जी चीज क्या है ये तो रवि जी ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे, लेकिन जहां तक मेरी रोशनी जाती है मैं समझ पाता हूं, नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर अपनी कुर्सी को बचाने के लिए हर तरह की सक्रियता दिखाएंगे। वो मातम कुर्सी के साथ साथ कांग्रेस के साथ एक संवाद स्थापित भी करने गए थे। हालांकि कांग्रेस ज्यादा भरोसा करती है लालू प्रसाद जी पर, लेकिन उस ममता बनर्जी वाले बयान के बाद थोड़ा कांग्रेस असहज हुई और जो तस्वीरें आई अखिलेश सिंह का जो बयान नहीं, मैं एक चीज और देख रहा हूं कि इन दिनों पप्पू यादव भी बीपीएससी को लेकर के बहुत मुखर हैं, पर नीतीश कुमार पर अटैक नहीं कर रहा है। आप देखिए, उस तरीके से आक्रामक नहीं है। जो सारे मैसेजेज आ रहे हैं बाहर, वो कुछ और इशारा कर रही हैं। जी, तो एक संभावना बन सकती है भाई। पर्दे के पीछे तो ये भी खबर है कि कहीं आरजेडी और बीजेपी की लाइन तो एक नहीं हो गई है, इसकी भी खबर है। वो रवि जी को ज्यादा जानकारी रहती है, वो ज्यादा बेहतर बताएंगे कि आरजेडी की चुप्पी और खास करके बीजेपी ये का लाइन तो एक नहीं हो गया। भले वो ठीक है, सांप्रदायिक सद्भाव के नाम पर दोनों की भाषा दो हो जाती है, लेकिन कांग्रेस, वामपंथी और जेडीयू को एक जगह आने की बात हो रही है कि कहीं कोई ऐसा समीकरण तो नहीं बन जाए जिसमें, उन्होंने ठीक कहा,
ठीक है, वो कटु सत्य कहा कि मोदी और शाह की जो पार्टी है अभी बीजेपी, उसमें प्रिडिक्शन करना बड़ा मुश्किल है। तो भाई जब आप गेम चल सकते हैं, आप घोषणा कुछ कीजिएगा, मुख्यमंत्री का दायित्व कुछ दीजिएगा, तो फिर नीतीश कुमार क्यों नहीं ऐसा करेंगे? और नीतीश कुमार को ऐसा करना भी चाहिए। तो संभावना तो पार्टियां तलाशती है कि क्या कोई एक ऐसा समीकरण भी बन रहा है जिसमें आरजेडी को लोग किनारे कर देंगे और कांग्रेस, वामपंथी पार्टियां और नीतीश कुमार का कोई गठबंधन न बन जाए। क्योंकि हमेशा ये चौंकाते हैं, और अगर लगेगा कि बीजेपी हमें बहुत भाव नहीं देगी, विजय सिन्हा बिल्कुल उसी मीटिंग से तो लौट करके आए थे, जो हरियाणा के उस रिसोर्ट की मीटिंग से आए थे, और उन्होंने सब लोगों के बीच में कहा कि अटल जी की सच्ची श्रद्धांजलि कब हो। और उस रिकॉर्डेड बयान को बाद में भले वो यू टर्न हो गए, बार बार कह रहे हैं कि नहीं नीतीश कुमार जी ही एनडीए के नेता होंगे, कहीं तो कुछ इशारा होगा, कोई बात होगी, तभी तो वो बोल गए। तो विजय सिन्हा ये इशारा होगा। लेकिन रामबंधु बस जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये इशारा जो भी है, ये तो साफ है कि बीजेपी से सब कुछ ठीक नहीं है, पर सवाल ये है कि बीजेपी जो अभी तक सारी पार्टियों को घुटने पे ला दी है, अपने वोट बैंक से, अपने दिमाग से, अपने रणनीति से, नीतीश कुमार इकलौते ऐसे नेता हैं जो बीजेपी को लगातार घुटने पे लाते रहे हैं, इस बार ला सकेंगे क्या? तो उनकी जो भी राजनीति 18 साल की रही है, उसमें हमेशा नीतीश कुमार डोमिनेंट रहे ही हैं। जब वो आडवाणी जी के बीजेपी आडवाणी जी से शिफ्ट होकर मोदी जी में आई थी, उस समय भी वो डोमिनेंट रहे थे। तो बिहार की राजनीति में वो रहते हैं डोमिनेंट, एनडीए में भी रहते हैं, और जब वो महागठबंधन में जाते हैं तब भी रहते हैं। आज आरजेडी के पास चाहे जो भी जनाधार हो, एमआई समीकरण हो या जो भी जनाधार हो, लेकिन उनकी सरकार में जब नीतीश कुमार थे तो प्रमुख नीतीश कुमार ही थे। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, और उनके पास सबसे बड़ा जनाधार भी है। एनडीए में अगर एनडीए सत्ता में आती है तो नीतीश के बदौलत ही आएगी, ये इसका भान नीतीश कुमार को है। तो निश्चित तौर पे, और आगामी चुनाव की ही तो ये तैयारी है कि वो सीट तनिक भी बीजेपी से कम नहीं लेंगे, वो बीजेपी से ज्यादा सीट नहीं, पर ये बताइए कि कांग्रेस के साथ जाकर के पाएंगे क्या प्रदीप झा जी? क्या कांग्रेस के साथ जाकर के उनको मिलेगा क्या? लेफ्ट के पास तो ठीक है, थोड़ा बहुत मास सपोर्ट है भी, वोट बैंक है भी, कांग्रेस के साथ क्या पाएंगे? और अगर जैसा डॉक्टर संजय कह रहे थे कि इस मामले पे इस बार आरजेडी और बीजेपी दोनों में मत एक है कि नीतीश कुमार जैसे हम दोनों के साथ खेलते हैं, इस बार हमें खेलने देना नहीं है, या तो मुख्यमंत्री आरजेडी का हो या बीजेपी का हो, तो क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार ऐसा कोई दाव चलेंगे जिसमें उनको मिलेगा कुछ नहीं, सिर्फ नुकसान ही नुकसान होगा? पंकज जी, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ, सॉरी, कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ एक ही शर्त पर जा सकते हैं, जबकि बीजेपी आरजेडी का गठबंधन हो जाए बिहार में। इसके अलावे कोई ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं होगी जिससे कि नीतीश कुमार इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है कि नीतीश कुमार चुनाव हारने के लिए, कुर्सी गंवाने के लिए कांग्रेस, क्योंकि बिहार की राजनीति अगर देखेंगे तो दो पोल जो है बिहार की राजनीति का, उसमें दो महत्वपूर्ण पोल के रूप में बीजेपी है, आरजेडी है। नीतीश कुमार की मजबूरी होगी कि अगर कुर्सी चाहिए, और बगैर कुर्सी के नीतीश कुमार का रहना संभव ही नहीं है, तो बीजेपी या आरजेडी के साथ ही नीतीश कुमार रहेंगे। कांग्रेस का बचा है क्या, और कम्युनिस्ट पार्टियों का क्या बचा है, आप बताइए। केवल मध्य बिहार के कुछ जिलों में केवल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले का थोड़ा बहुत आधार है, इसके अलावा सीपीआई और सीपीएम का कहाँ अब कोई आधार बचा हुआ है। सीपीआई का अगर कहें थोड़ा सा बेगूसराय जिला, ठीक है, मुझे लगता है, ठीक है, आपने अपनी बात रख दी। रवि जी, क्या यह संभावना है क्या? सवाल यह है कि माइनस आरजेडी नीतीश कुमार पा क्या लेंगे बिहार में, और अगर केंद्र की सरकार नहीं गिरती है तो नीतीश कुमार अलग होकर के भी बीजेपी का क्या बिगाड़ लेंगे? देखिए पंकज जी, अगर यदि नीतीश कुमार पाला बदलते हैं, और नीतीश कुमार का, देखिए नीतीश कुमार, आप थोड़ा सा याद करिएगा, नीतीश कुमार जब इंडिया अलायंस की जब का गठन हो रहा था, उसके सृजनकर्ता के रूप में उनकी पहचान है, और वो किया भी उन्होंने।
तो वो उस चंद्रबाबू नायडू को हाथ पकड़ करके, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल को हाथ पकड़ करके वही लाने वाले में से हैं। तो आप देखिए, अगर यदि नीतीश कुमार एनडीए से अलग होते हैं तो निश्चित रूप से जो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार है उसको झटका तो लगेगा। और क्योंकि देखिए इनके साथ में चंद्रबाबू नायडू, देखिए अब देखिए थोड़ा सा हम और पीछे चलेंगे। अब जिस तरीके से अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के जो बात कही, वह कहीं ना कहीं आप बिहार की राजनीति के गलियारे में अगर आप चहलकदमी करेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि जेडीयू या आरजेडी इस बात को भुनाने में लगी हुई है। माने भुनाने में आरजेडी लगी हुई है, जेडीयू कहीं ना कहीं बैकफुट पर दिखाई पड़ रही है कि अलायंस पार्टनर होते हुए इस तरीके की बात करें तो वो लोग पल्ला झाड़ रहा है उससे, क्योंकि इनका वोट बैंक जो है दरकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नीतीश कुमार के पास कौन सा वोट है? उनके पास में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और कुछ परसेंटेज ऑफ मुस्लिम का वोट हम लोग कहते हैं, और महिला वोट तो छोड़ दीजिए। तो ये सबसे बड़ा उनके लिए, माने उनकी पार्टी के लिए, जदयू के लिए अमित शाह का बीते दिन जो बयान आया, यह बहुत माने इनके लिए ठीक नहीं है, इनकी पार्टी के लिए, एनडीए के लिए और विशेष करके जेडीयू के लिए। तो ये इस एक तरीके से समझिए ये लोग लाइन लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसी बात को हम कहना चाह रहे हैं कि ये जब तक ये बड़ा जो है तो उनका बयान बहुत बड़ा जो है तो डेंट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और यही देखिए चिराग पासवान पर भी यह सवाल उठ रहा है कि वह दलित कितने बड़े नेता हैं, इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। जीतन राम मांझी, तो यह सब बड़ा एक समीकरण बनता हुआ चल रहा है। इसको कैसे आरजेडी भुनाती है, कैसे करती है, इसी पर सबकी नजर है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि देखिए आरजेडी अब बिहार में जेडीयू में ऑपरेशन नहीं कर पा रही थी, इसलिए हाथ से कांग्रेस का जो रुख और ठीक है, जो दिखाई पड़ रहा देखते हैं आगे क्या होता है। पर नीतीश कुमार अक्सर अपने दाव से अपने घटक दल को या विरोधियों को चौंकाते रहे। सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार जो कुछ कर रहे हैं ये सिर्फ सिंबॉलिक है, या अपने घटक दल बीजेपी पर दबाव बनाने का प्रयास है। दरअसल मसला सिर्फ सीट शेयरिंग का है, या उससे ज्यादा भी कुछ है, क्योंकि नीतीश कुमार को यह लग रहा है कि जिस तरीके से अमित शाह ने बयान दिया है वो उनकी कुर्सी के लिए भी खतरा है, उनके वोटों के लिए भी खतरा है, या नीतीश कुमार के मन में कुछ और है। जो कुछ भी होगा हम लगातार डिकोड करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। प्रदीप झा जी, रवि उपाध्याय जी, डॉक्टर संजय कुमार और रामबंधु वत्स जी, आप सभी मेहमानों का इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।